गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9 की एनसीईआरटी के बुक का 5वां चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। इसमें हम वनस्पति और वन्य प्राणियों में विविधता के कारणों को जानेंगे और साथ ही साथ वनों के महत्व और भारत में वनस्पति के कितने प्रकार होते हैं इसे भी जानेंगे। इन टॉपिक को समझने से पहले कुछ खास बातों को जान लेते हैं। विश्व में मुख्य 12 जैव विविधता वाले देश हैं। इनमें हमारा देश भारत भी है। जैव विविधता यानी किसी विशेष क्षेत्र में जितने भी वनस्पति और प्राणियों की जाति और उनकी उपजाति पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। भारत में लगभग 47,000 विभिन्न प्रकार के जातियों के पौधे पाए जाते हैं और लगभग 90,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं। ऐसे वनस्पति जो मूल रूप से भारत के हैं उन्हें देशज कहा जाता है और जो पौधे बाहर से आए हैं यानी बाहर के देशों से लाकर लगाए गए हैं उन्हें हम विदेशक पौधे कहते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति को समझते हैं। वनस्पति का अर्थ होता है पेड़ पौधा। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे हम अक्षत वनस्पति भी कहते हैं, यानी ऐसे पेड़ पौधे जो खुद ब खुद निकल आते हैं। इन्हें कोई मनुष्य नहीं लगाता है और ना ही इसके उगाने में किसी मनुष्य की आवश्यकता होती है। ये नेचुरल होता है। अब हम उन कारणों को जानेंगे जिससे वनस्पति और वन प्राणियों में विविधता पाई जाती है। इसमें सबसे पहला है भूभाग, दूसरा मृदा, तीसरा तापमान, चौथा सूर्य का प्रकाश और 5वां कारण है वर्षण यानी बारिश। इसमें सबसे पहले हम भूभाग की बात करते हैं। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, यानी जमीन का पेड़ पौधे पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर पड़ता है। पर्वत, पठार और मैदानी इलाकों में एक ही तरह के पेड़ पौधे या वनस्पति नहीं उग सकते हैं। उपजाऊ भूमि पर अधिक कृषि की जाती है और उबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान होते हैं, जहाँ कई वन प्राणियों को आश्रय मिलता, यानी जहाँ घने जंगल होंगे वहाँ ही वन्य जीव जंतु को रहने के लिए आसानी से जगह मिल जाएगा। दूसरा कारण है मृदा। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसमें अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। यानी किसी स्थान में काली मृदा पाई जाती है और कहीं जलोढ़ मृदा और कहीं पर लाल मृदा पाई जाती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि मृदा विभिन्न प्रकार की वनस्पति के आधार है। बलुई मिट्टी में कंटीले झाड़ियाँ और नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसी तरह पर्वतों के ढलानों पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है तापमान। वनस्पतियों की विविधता तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करता है। हिमालय पर्वत के ढलानों पर और प्रायद्वीपीय के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊपर तापमान में गिरावट होने लगती है और इन्हें उष्णकटिबंधीयों से उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पतियों में बदलती है। यानी जैसे जैसे हम 915 मीटर से ऊपर जाएंगे इन वनस्पतियों के पनपने और बढ़ने के में अंतर आ जाएगा। चौथा पॉइंट है सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण भी वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन या घने वनस्पति पाए जाते हैं, क्योंकि दक्षिणी ढलानों पर और उत्तरी ढलानों पर अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु में अंतर पाया जाता है। वर्षा। जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहाँ कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं, यानी जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ अधिक घने जंगल होंगे। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर सघन वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी से होती है और पूर्वी ढलानों पवन विमुख क्षेत्र में पड़ता है, जिससे वहाँ पर हवा पहुँच ही नहीं पाती है और वहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति पाए जाते हैं। आगे मैप में समझा दूंगी। अब हम वनों के महत्व को जानेंगे कि किस प्रकार वन मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। सबसे पहली बात तो यह कि वन नवीकरण योग्य संसाधन है, यानी ये पुनः उत्पन्न हो सकते हैं और इसका हम प्रयोग कर सकते हैं।
वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी ये ऑक्सीजन गैस देकर वातावरण को शुद्ध कर देते हैं। ये स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करते हैं, यानी ये बादलों को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे स्थानीय जलवायु में परिवर्तन होता है। ये मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव को भी कम करते हैं। वन नदियों को धारा को भी नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योग के आधार हैं, जिससे कई समुदायों को जीविका प्रदान होती है। यानी वनों से बहुत सारे कच्चे माल उद्योग के लिए जाते हैं। इसमें बहुत लोग काम करते हैं, इसलिए वनों से हम जीविका भी प्राप्त होती है। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों को प्रदान करती हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये पवन और तापमान को नियंत्रित करते हैं। वर्षा लाने में भी ये वन सहायता करते हैं। मृदा को जीवाश्म भी वनों से मिलता है। यानी जब पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और ये वहीं पर सड़ गल जाते हैं और मिट्टियों को जीवाश्म प्राप्त हो जाता है। वन प्राणियों को आश्रय मिलता है। यानी जहाँ घने जंगल होंगे वहीं तो वन प्राणी अपना घर बनाते हैं, और जहाँ जंगल कम होंगे वहाँ वन प्राणी भी कम होंगे। अब हम वनस्पति कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारे देश भारत में 5 प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, चौथा पर्वतीय वन और पांचवा मैंग्रोव वन। तो सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में जानते हैं। इसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और साथ ही साथ शुष्क ऋतु भी पाए जाते हैं, यानी मौसम थोड़ा खुश्क भी होता है। ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग और तमिलनाडु पर पाए जाते हैं। यहाँ के वृक्षों की अधिकतम ऊंचाई 60 मीटर तक होती है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में आबनूस यानी एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिंकोना है। यहाँ के वन सालों भर हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर और हिरन हैं। असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर एक सींग वाला गैंडा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को अब समझते हैं। इस तरह के वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, यानी ये मानसूनी वर्षा पर निर्भर करते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को 2 भागों में बांटा गया है, एक आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन ये वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये वन उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों यानी हिमालय के निचले भागों में जो प्रदेश हैं वहाँ ये वन पाए जाते हैं। झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। इन वनों में सागौन, बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन और शहतूत के वृक्ष पाए जाते हैं। ये सभी वृक्ष व्यापार के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब शुष्क पर्णपाती वन के बारे में जानते हैं। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। ये प्रायद्वीपीय पठार के उन क्षेत्रों में जहाँ बारिश 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है पाई जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में भी पाए जाते हैं। यहाँ सागौन, साल, पीपल और नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर सिंह, शेर, सुअर, हिरन और हाथी हैं। अब कंटीले वन और झाड़ियों के बारे में जानते हैं। इन भागों में झाड़ियाँ और कंटीले पादप अधिक पाए जाते हैं। ऐसे वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये वन राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ अकसिया, खजूर जिसे पाम भी कहते हैं, यूफोर्बिया और नागफनी हैं। यहाँ के वृक्षों की जड़ें लंबी और पत्तियाँ छोटी होती हैं। इन जंगलों में चूहे, खरगोश, लोमड़ी, शेर, सिंह, जंगली गधा और ऊँट पाए जाते हैं। अब हम पर्वतीय वन को
जानते हैं। पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में अंतर दिखाई पड़ता है। 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्ष की प्रधानता होती है, यानी ये अधिक पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन हिमालय के दक्षिणी ढलानों, दक्षिणी और उत्तरी पूर्व भारत में अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यानी ये पर्वतीय वन 2 स्थानों पर पाए जाते हैं, एक हिमालय पर और दूसरा दक्षिणी भारत के कुछ स्थानों पर। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के स्थान पर अल्पाइन वनस्पति ले लेता है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं और ये वृक्ष झाड़ियों के रूप में आ जाते हैं और अंत में ये अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर और बकरवाल जातियों द्वारा पशुचरण के लिए किया जाता है। यानी ये गुज्जर और बकरवाल घुमक्कड़ जाति हैं जो अपने पशुओं को इन घास के मैदानों में चराते हैं। सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन और पर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। इन वनों में कश्मीरी हिरन, चित्रा हिरन, हिम तेंदुआ, रीछ, गिलहरी, जंगली भेड़, खरगोश, याक, आइबेक्स और तिब्बती बारहसिंगा आदि पाए जाते हैं। अब हम सबसे आखिर में मैंग्रोव वन के बारे में जानते हैं। यह वनस्पति तटीय क्षेत्र में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ सबसे अधिक पाए जाते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पति मिलती है। इन वनों में जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष अधिक पाए जाते हैं जिससे मजबूत लकड़ी हासिल होती है। पिछले अध्याय में हमने इसके बारे में बताया था। आपको याद होगा कि इस डेल्टा यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी पेड़ अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है जो विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ नारियल, ताड़, केवड़ा और एंगो के वृक्ष पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अलावा मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। अब हम मानचित्र द्वारा इन वनों की स्थिति को समझते हैं। इस मानचित्र को देखिए। भारत का दक्षिण पश्चिमी भाग में इन इलाकों में यानी ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग है। फिर ये इलाका यानी पूर्वी उत्तर राज्य और यहाँ पर कोरोमंडल के कुछ तटीय क्षेत्र है और इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन सभी जगहों पर अधिक वर्षा होती है, इसलिए इन सभी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब इन क्षेत्रों को देखिए। प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला भाग, इधर उत्तर प्रदेश और ये बिहार, इधर ये जो हिमालय का गिरिपाद यानी पहाड़ के निचला भाग में जो प्रदेश हैं, इन सभी स्थानों पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्ण यानी पत्ता, पर्णपाती यानी जो अपने पत्तों को गिरा देते हैं। इन वनों में जो पेड़ होते हैं वह शुष्क गर्मी के सीजन में अपनी पत्तियों को 6 से 8 सप्ताह के लिए गिरा देते हैं। अब ये देखिए, ये पूरा क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक पर्वतीय वाला क्षेत्र है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है पर्वतीय। जैसे ही हम पर्वत का नाम सुनते हैं हमारा ध्यान देश के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत की तरफ जाता है, इसलिए भारत का उत्तरी भाग और इधर ये उत्तर पूर्व वाले इस भाग में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ये और इधर ये वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कंटेली वन वाला क्षेत्र है। इन इलाकों में वर्षा बहुत कम होती है। इन इलाकों में बारिश 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब मैंग्रोव वन को देखिए। ये डेल्टाई क्षेत्र हैं, ये और ये वाला भाग, इन क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ज्वार भाटा या लहरों के कारण इन तटों पर मिट्टी और बालू जमा हो जाता है और यहाँ पर जो पौधे होते हैं इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि भारत के किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब हम उन पादपों को जानेंगे जो औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और विभिन्न
बीमारियों के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। सर्पगंधा, ये रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। जामुन, इसके पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो वायुशरी और मूत्रवर्धक हैं। इसके बीज से पाउडर बनाकर मधुमेह यानी डायबिटीज़ के रोग में इस्तेमाल किया जाता है। अर्जुन, इसके पत्तों को पीसकर जो रस निकलता है इससे कान के दर्द के इलाज के लिए सहायता होता है। बबूल, इसके पत्ते आँख में फुंसी के लिए लाभदायक होता है। इससे जो गोंद प्राप्त होता है वह शारीरिक शक्ति के वृद्धि के लिए होता है। नीम, जैव और जीवाणु का प्रतिरोधक है यानी ये डेटॉल का काम करता है। तुलसी, जुकाम और खांसी के दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार, फोड़ा या अल्सर और दम्मा के रोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार आज हमने वनस्पति और प्राणियों में विविधता के कारणों को समझा, वनों के महत्व को जाना, भारत में कितने प्रकार के वनस्पति होते हैं इसे पढ़ा और कुछ खास औषधियों वाले पादप के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। अब अगले वीडियो में इस अध्याय के दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।